नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। हाय सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और बहुत ही अच्छी जिंदगी आज मैं अपने ईश्वर और एक ही बदौलत जी रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बिल एंड बॉब थॉट्स ऑफ बिल एंड बॉब ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो हमेशा मुझे सेवा का मौका देते रहते हैं। आज भी उन्होंने इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रखा है, वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, जो मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत ही जरूरी और जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव जिसके बगैर दोस्तों कोई भी मेरे जैसा एक शराबी अल्कोहलिक, जो अल्कोहलिज्म की पूरी तरीके से गिरफ्त में आ चुका है, बगैर उस आध्यात्मिक अनुभव के वो अपने आप को शराब से भी दूर नहीं रह सकता और एक अच्छी जिंदगी भी बिल्कुल नहीं जी सकता। आज मैं खुद ही इस बात को सोचता हूँ। 15 साल मैंने शराब पी। शुरुआत के कुछ साल अगर मैं छोड़ दूं, जब मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल में पी सकता था, शराब को ना बोलने की मेरे में ताकत थी, उन शुरुआती कुछ सालों के बाद में सारा जो अल्कोहलिज्म का जीवन था, वो ऐसा जीवन था दोस्तों कि जब मैं खुद चाहता था कि मैं शराब न पीऊं या सीमित मात्रा में पीऊं, उसके बावजूद दोस्तों वो मेरे बस की बात नहीं रह गई थी। मैं चॉइस खो चुका था, पीना है या नहीं पीना है। जब मैं ऐसी स्थिति में होता था कि नहीं पीना नहीं है, उसके बावजूद दोस्तों मैं पीने चले जाता था। जिस शराब ने मुझे शुरुआती दिनों में आनंद दिया, मजा दिया, बाद में वो ऐसी गले की हड्डी बनती चली गई कि मैं पीछा छुड़ाना चाहता था लेकिन छूट नहीं रहा था। धीरे धीरे जीवन में बर्बादियां आना शुरू हो गई। वो लोगों को भी दिख रही थी और बाद में मुझे भी दिख रही थी। पहले लोगों को दिखी तो उन्होंने समझाया, जो भी मेरे वेल विशर थे, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, काम धंधे पर के लोग, वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, मेरी केयर करते थे। मैंने नहीं माना, जबकि मैं खुद अपने घर में शराब की बर्बादी देख चुका था। मेरे पिताजी भी शराबी थे। वो अभाव की जिंदगी, वो परेशानियां मैंने खुद झेला था। लोग याद दिलाते थे मगर मैं मानने को तैयार नहीं। ए में आने के बाद ही समझ में आया दोस्तों कि मैं एक पूर्ण रूप से एक अहंकारी इंसान हूँ, इगोइस्टिक पर्सनैलिटी, कूट के ईगो भरा है, और जिसकी वजह से एक आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग मेरे अंदर में है। मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। जो लोगों के साथ में हुआ वो मेरे साथ में नहीं होगा। और इसी सोच ने दोस्तों शुरुआती दिनों में झटके देने के बाद भी मैं उन झटकों से सबक नहीं सीख पाया। बार बार शराब की तरफ जाते गया और फिर एक के बाद एक ऐसे मुझे अनुभव आए, जो मेरे रॉक बॉटम के अनुभव थे। हर फ्रंट जिंदगी का कहीं तो भी तहस नहस हो रहा था, निस्तनाबूत हो रहा था। शरीर मेरा धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा था, मानसिकता खराब हो रही थी, दिमाग काम करना बंद कर दिया था, क्या सही क्या गलत।
एक हमेशा लोगों से घिरा हुआ इंसान अकेले पढ़ने लग गया था। सब मुझे मेरे स्वभाव की वजह से, नहीं सुनने की वजह से, शराबीपन की वजह से एक एक करके मुझसे दूर जा रहे थे। आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। काम धंधे पर मैं शराब का शौक ही ले गया था, इसलिए जो भी मेरा व्यवसाय था वो शुरू होने के पहले ही खत्म हो रहा था। शराब से लेके तो खाने पीने तक कहीं तो भी मैं दूसरों पे डिपेंड था। तो मेरी जिंदगी का हर फ्रंट कहीं तो भी खराब हो रहा था, मैं देख रहा था। उसके बावजूद दोस्तों मैं रुकने को तैयार नहीं। क्या होता था पता नहीं, ये जानते हुए भी कि सब कुछ शराब ही बर्बाद कर रही है, उसके बावजूद दोस्तों मेरी इच्छा न रहते हुए भी मैं आखिर शराब को ही अपना सॉल्यूशन समझता था। और शराबी जीवन की सबसे बड़ी हाइट ये हो गई कि जब मैं मरते मरते बचा, मरण शैया से मैं उठा, उसके बाद भी मैंने शराब पिया। तो ये कैसी इंसेनिटी थी, कैसा पागलपन था। एक पढ़ा लिखा, अच्छा 4 लोगों में बैठने वाला, मान सम्मान पाने वाला, जमाने का ज्ञान रखने वाला, मेरा अपना नॉलेज, मेरा अपना ज्ञान मेरे काम में नहीं आ रहा था। अपने विल पावर की बदौलत मैंने बहुत कुछ चीजें की थी दोस्तों। खराब परिस्थितियों में भी मैंने अपने आप को डेवलप किया था, मेहनत करके। कई चीजों में मेरी महारत थी, अच्छे गुण थे। लेकिन दोस्तों यही मेरी जो शक्ति थी, यही जो मेरा विल पावर था, वो दारू के मामले में, शराब के मामले में बिल्कुल कहाँ चले जाता था तो पता ही नहीं चलता था। दोबारा शराब जिंदगी में आने के बाद तो हाल और बद से बदतर हो गए थे। चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, 35-40 किलो का वजन शरीर का, हड्डियों का ढांचा, सुबह उठते बराबर हाथ पांव कांपते थे। बगैर शराब के रात को नींद ही नहीं आती थी। दिन में भी ऐसी क्रेविंग होती थी कि शराब के जुगाड़ के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। मगर उसके बावजूद दोस्तों मैं शराब से दूर नहीं हो पा रहा था। और आज दोस्तों मैं वो एक अल्कोहलिज्म की जिंदगी, और आज ये 14.5 सालों की शराब विरहित जीवन, खुद ताज्जुब होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे जैसा पूरी तरीके से शराब के मामले में ऑब्सेस्ड इंसान शराब से दूर हो गया। 15 मिनट शराब से दूर नहीं रहने वाला इंसान आज 14.5 सालों से, अगस्त महीने में मुझे 15 साल हो जाएंगे, शराब से दूर है। इतने लंबे अरसे से एक अच्छी बेहतर जिंदगी जी रहा है। गलतियां आज भी होते रहती है, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने कई स्वभाव दोषों पे काम करने के बाद में अपने स्वभाव की उन विकृतियों को कम किया है। पहले से गलतियां आज कम होती है। अपने आप के प्रति, लोगों के प्रति, जिंदगी के प्रति मेरी समझ की जो उच्च शक्ति है, जो मेरा ईश्वर है, उसके प्रति मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। आज मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आज मैं अपनी जिम्मेदारियां समझता हूँ, उनको निभाने की मैं कोशिश करता हूँ। ज्यादातर मेरी बुद्धि काम करती है, मुझे समझता है कि सही क्या है, गलत क्या है। कभी कभी नहीं हो पाता, लेकिन ज्यादातर जरूर मुझे अंदर से एक आवाज आती है। कभी भी कोई गलत विचार आया तो नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आज ये में आने के बाद में ये हो रहा है। तो ये जो बदलाव मेरे अंदर में आया है, मैं जो शराब से आज दूर हूँ,
तो उसके पीछे का कारण क्या है? आज मैं खुद भी उसको तलाशने की कोशिश करता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ना तो कोई मुझे दवा मिली, ना किसी प्रकार का मेडिकेशन मेरा हुआ, ना कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हुआ जैसा कि साइकेट्रिक लोग करते हैं, ना कोई किसी प्रकार की मुझे फीस देनी पड़ी, शुल्क देना पड़ा, और ना ही किसी प्रकार के टोने टोटके मेरे लिए यहाँ उपयोग में लाए गए। और सबसे बड़ी बात, ये जो भी हुआ ये मेरी अपनी बदौलत तो नहीं हुआ। मैं नहीं बोल सकता कि ये मैंने अपने बदौलत किया है, मेरे विल पावर की वजह से मैं शराब से दूर हूँ। तो आखिरकार दोस्तों, मेरे जैसा वही शराबी जो शराब पी पी के मरने की कगार पे पहुंच चुका था, पूरा बर्बाद हो चुका था, सब कुछ बर्बादी देखने के बाद भी वो शराब के बगैर नहीं रह पा रहा था, इच्छा न होते हुए भी बार बार शराब की तरफ जा रहा था, तो वो अचानक शराब से दूर हो कैसे गया? और आज शराब के विचार आने बंद क्यों हुए? ये तो और सबसे बड़ा मिरेकल है। अक्सर हम सुनते हैं ऑब्सेशन, कई सालों के बाद में भी लोगों को ऑब्सेशन आते हैं, और नए लोग तो हमेशा रटते ही रहते हैं, ऑब्सेशन ही आता है। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, दारू के मामले में मेंटल ऑब्सेशन। और वो जब जागता है तो मेरे जैसा अल्कोहलिक अपनी बदौलत क्या, किसी भी मानवीय शक्ति के सहारे उससे बच नहीं सकता। पीने का ऑब्सेशन आया, उन्माद जुनून छाया कि मुझे शराब चाहिए या नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। और फिर जैसे ही पेट में थोड़ी सी शराब जाती है, बाकी का काम मेरा एलर्जी कर देती है, मेरा शरीर शराब मांगना शुरू कर देता। तो आज ये चीजें मेरे साथ में क्यों नहीं हो रही है? तो उसके पीछे का साफ कारण जो है दोस्तों, जो ए में आने के बाद में मैं समझ पाया हूँ, वो है दोस्तों स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। शराब मेरा सिर्फ प्रॉब्लम नहीं थी, शराब सिर्फ एक लक्षण थी, एक सिम्टम। असल जड़ कुछ और थी। इसीलिए इस बीमारी को बोला गया है कि ये स्पिरिचुअल मैलेडी है, आध्यात्मिक बीमारी। वो सिर्फ शराब बंद करने से खत्म होने वाली नहीं है। जब तक मेरे पुराने तौर तरीके, मेरे विचार, सोच, मानसिकता में बदलाव नहीं आता, मैं एक परमानेंट सोबराइटी को नहीं पा सकता। एक परमानेंट सोबराइटी को पाने के लिए जो एक पीसफुल माइंड चाहिए, जो एक सेरेनिटी भरा जीवन चाहिए, वो भी तब तक मुझे हासिल नहीं हो सकता जब तक मैं अपने अंदर बदलाव नहीं लाता हूँ, मेरे विचारों में, मेरे व्यवहारों में, मेरे एक्शंस में। और उसी बदलाव को कहते हैं दोस्तों वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। बहुत ही जरूरी, महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव, जिसके बगैर दोस्तों कोई भी मेरे जैसा अल्कोहलिक शराब से दूर नहीं हो पाता है, और ना ही लंबे समय तक वो शराब से दूर रहता है। दोस्तों, बिग बुक में एक चैप्टर है, देयर इज अ सॉल्यूशन। उस चैप्टर में इस बात का जिक्र आता है कि जिस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से हम ग्रसित है, उससे निकलने का आखिर सॉल्यूशन क्या है। बिग बुक चैप्टर 2 में हम इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें एक हम जैसे ही एक शराबी की कहानी लिखी गई है। एक रोलैंड एच करके शराबी थे, जो बहुत बड़े अमेरिकन बिजनेसमैन थे। हर प्रकार की उनमें एबिलिटी थी, काफी अच्छी बुद्धिमत्ता थी, अच्छा कैरेक्टर था।
लेकिन उसके बावजूद दोस्तों वो हम जैसे ही शराबीपन में फंसे हुए थे। न जाने कितनी बार हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, मनोचिकित्सालयों में उनकी भर्तियां हुई, उसके बावजूद दोस्तों वो शराब से दूर नहीं हो पा रहे थे। और फिर उसके बाद में उनको यूरोप के बहुत ही मशहूर एक साइकेट्रिक थे, जो फिजिशियन भी थे, डॉक्टर कॉल यूंग, उनकी तरफ उनको इलाज के लिए रेफर किया गया। डॉक्टर कॉल यूंग ने भी दोस्तों अनगिनत शराबियों का इलाज किया था। वैसी ही मेहनत उन्होंने रोलैंड एच के लिए भी की, और आखिरी उपचार जो उनका हुआ था तो उसमें वो बिल्कुल ऐसा लगता था उनको, रोलैंड को, क्या वो इसके बाद शराब नहीं पिएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में फिर रोलैंड एच की जिंदगी में शराब आ गई, और वो पूरी तरीके से नर्वस हो गया कि इतनी मेहनत करने के बाद, एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर से इलाज लेने के बाद भी मैं शराब से दूर हो क्यों नहीं पा रहा। तो दोस्तों उस रोलैंड एच ने ही उस डॉक्टर से पूछा कि क्या मेरे जैसा शराबी शराब से दूर नहीं हो सकता। तो डॉक्टर कॉल यूंग ने रोलैंड को कहा कि तुम पूरी तरीके से एक क्रोनिक अल्कोहलिक हो, और तुम जैसी एक भी सिंगल केस भी मैंने कभी देखी नहीं है रिकवर होते हुए। रोलैंड बहुत निराश हो गया दोस्तों, और उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या कोई एक्सेप्शन नहीं है इस चीज को। तब दोस्तों डॉक्टर कॉल यूंग ने एक इतिहास की यह ऐतिहासिक बात की थी कि बिल्कुल है, और सालों से ये चीजें होती आई है कि हम जैसे जो अल्कोहलिक है उनकी जिंदगी में ऐसे वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, जो बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जो अनुभव है, वो होते रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक उनके जो पुराने आइडियाज है, इमोशंस है, एटीट्यूड्स है, जिसमें हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि पुरानी सोच, पुराने तौर तरीके, हमारी पुरानी मानसिकता, उसमें अचानक बदलाव आ जाता है और हम पूरी तरीके से एक नए दृष्टिकोण के साथ में सोचना और काम करना शुरू करते हैं। और ये जो बदलाव है दोस्तों, चेंज इन पर्सनैलिटी, यही दोस्तों हमको उस अल्कोहलिज्म की दलदल से निकालने में मददगार साबित होते हैं। आज मैं भी उन चीजों को याद करता हूं दोस्तों, तो मुझे याद आता है, सबसे पहले तो होप एंड स्ट्रेंथ मुझे मेरे दोस्त से ही मिली थी। हम एक ही इलाके में रहते थे, साथ में ही शराब पिया करते थे, एक जैसा हमारा शराबीपन था, और मेरे दोस्त की भी बड़ी खराब आदत थी। 2 महीने से वो दिखा नहीं था, और 2 महीने के बाद में जब दिखा तो थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा था, और उसने सबसे बड़ी बात बोली कि मैं शराब से अभी दूर हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक मीटिंग में जाता हूं, उसके पहले वो 2 महीना या 1 महीना किसी एक डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती होकर आया था। तो उससे एक होप एंड स्ट्रेंथ मुझे मिली थी कि यार ये आदमी दारू से दूर रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ। लेकिन उससे मैसेज मिलने के बाद भी मैं ए में आने के लिए एकदम से राजी नहीं हुआ। उस दोस्त ने मुझे समझाया कि नहीं, बोले मैं चाहे कितना भी मैं ए के बारे में बताऊंगा तो बात समझ में नहीं आएगी, ए की मीटिंग में आना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे ही मैंने उसके साथ में पहली ए की मीटिंग की, उस पहली ही मीटिंग में मेरे साथ में क्या मिरेकल्स हुए आज भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके बाद से आज तक मुझे कभी पीछे पलटकर देखने का मौका नहीं मिला, ना वो शराब का ऑब्सेशन फिर दोबारा लौट के आया, और जो जुनून, जो पागलपन पहले शराब के मामले में था,
वही जुनून और वही पागलपन दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग के मामले में पैदा हो गया। उसमें आप लोगों के प्रेम और सहानुभूति का भी बहुत बड़ा रोल था। मेरा जो ईश्वर है, मेरी जो हायर पावर है, वो उस मीटिंग के अंदर मुझे मिल गई। मेरे अंदर ऑनेस्टी थी, थोड़ी विलिंगनेस भी थी, थोड़ा खुला मन भी था, और रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म झेलने की वजह से मैं पूरी तरीके से लगभग हार मान के ही आया था, जिसका फायदा मुझे हुआ। पहली ही मीटिंग में जो ट्रीटमेंट मुझे मिला, कोई गले लगा रहा है, कोई पीठ पे हाथ रख रहा है, बोल रहा है आते रहो, उस मीटिंग हॉल ने दोस्तों मेरे साथ में चमत्कार कर दिया। और उस दिन से जो लॉ मेरी ए के लिए लग गई, तो कैसे मैं शराब के विचारों से दूर होते चले गया पता भी नहीं चला दोस्तों। दोनों दोस्त हम पैदल ही मीटिंग किया करते थे। एक प्रकार का जो खिंचाव, जैसे शराब की तरफ खिंचाव था, उसी तरीके से दोस्तों एक ही मीटिंग के प्रति खिंचाव पैदा हो गया। सुबह शाम दारू के अड्डे पे जाने वाले कदम एक ही मीटिंग्स में आने लगे। लगभग ऐसा ही कुछ दोस्तों जो रोलैंड एच है उनके साथ में हुआ, जब डॉक्टर कार्ल युंग ने उनको साफ साफ बोल दिया था कि ना तो मेडिकेशन ना और किसी प्रकार की भी कोई चीज मेरे जैसे अल्कोहलिक को शराब से मेरे जैसे अल्कोहलिक को शराब से दूर कर सकती है, सिर्फ सिवाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस या रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। और बाद में रोलैंड एच ऑक्सफोर्ड ग्रुप के टच में आए, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के आध्यात्मिक तत्वों पे चल के दोस्तों वो शराब से दूर हुए। उसी रोलैंड एच ने हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू के दोस्त एबीटी को मैसेज दिया। एबीटी को भी न्यायालय ने पागलखाने की सजा सुना दी थी। कोर्ट से परमिशन लेकर एबीटी को ऑक्सफोर्ड ग्रुप में लाया गया था। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आके एबीटी सोबर हुए, और उसी एबीटी ने ये रिकवरी का मैसेज हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू को दिया था। बाद में बिल डब्ल्यू सोबर हुए, और उसके बाद में डॉक्टर वॉब को उन्होंने मैसेज दिया। दोनों हमारे को फाउंडर ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़े हुए थे। जिन आध्यात्मिक तत्वों पे चल के हमको रिकवरियां मिली, उन्हीं आध्यात्मिक तत्वों को आगे बढ़ाकर दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये 12 कदमों का प्रोग्राम बनाया गया। और ये जो 12 स्पिरिचुअल टूल्स है, 12 आध्यात्मिक उपकरण, यही वो टूल्स है, यही वो उपकरण है जो हमको हमारी इस खतरनाक आध्यात्मिक बीमारी से रिकवर करते हैं, निकाल कर बाहर लाते हैं। इसीलिए बोला है कि जब तक हम इन 12 कदमों पे काम नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों हम ये जो वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है, जो किसी किसी को अचानक हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को दोस्तों ये ग्रेजुअली होते हैं। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। एक ही इतिहास में और बिग बुक में भी हम पढ़ते हैं कि हमारे को फाउंडर जो बिल डब्ल्यू है, जो आखिरी बार अपना इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, तो उस हॉस्पिटल के रूम में दोस्तों उनको एक अचानक सडन वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस उनको आए थे। लेकिन जो एक बहुत ही बड़े अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है दोस्तों, विलियम जेम्स, जिन्होंने अपनी बहुत ही मशहूर बुक है वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, यानी जो धार्मिक या आध्यात्मिक जो अनुभव होते हैं, कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है दोस्तों कि कुछ कुछ लोगों को ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है वो अचानक होते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं बिल डब्ल्यू, और बिग बुक में ही ऐसे और भी अन्य सदस्यों का जिक्र है
कि जिनको अचानक ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। लेकिन एक दूसरा वर्ग वो भी है कि जिनके अंदर दोस्तों ये अचानक नहीं होता, सडन नहीं होता, ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे हम एक ही मीटिंग्स में आते रहते हैं, एक ही प्रोग्राम को 12 कदमों को प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमारे आइडियाज, हमारे इमोशंस, हमारे पुराने तौर तरीके, हमारी सोच, हमारे व्यक्तिमत्व में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होता है। और उन्हीं बदलावों की वजह से दोस्तों हम जैसा शराबी शराब से दूर रह पाता है, दूर हो पाता है। जब हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद एक सदस्य को सुनते हैं, मैं एक शराबी हूं सुनकर बोलते हुए, तो मुझे उसके उस शेयरिंग से एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि हाँ यार, जो भी ये व्यक्ति बता रहा है ये बिल्कुल मेरी ही कहानी है, मेरे ही जैसे अनुभव है। और हमको पता भी नहीं चलता दोस्तों कि हम आध्यात्मिक अनुभव लेना शुरू कर चुके हैं। अंदर से बदलाव शुरू हो चुका है, हमारी मानसिकता में बदलाव आना शुरू हो जाता है जब हम दूसरों के अनुभव से अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हैं और ये मानना शुरू कर देते हैं कि हाँ यार, मैं भी इनके जैसा ही हूँ। एक जमाने में किसी ने शराबी बोल दिया तो चिढ़ने वाला इंसान एक ही मीटिंग्स में धड़ल्ले से अपने आप को शराबी बोलता है। ये चीज हमको बदल के रख देती है। एक स्वीकार भाव आता है कि हाँ यार, बिल्कुल सही बात है, अब इसमें घबराने की क्या जरूरत है, मैं हुई अल्कोहलिक तो अपने आप को अल्कोहलिक बोलने में क्या शर्म है, मैं थोड़ी सी पी के रह नहीं सकता, दारू का विचार आया तो मैं पागल बन जाता हूँ। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, न जानते हुए भी हमारे साथ में होनी शुरू हो जाती है। आगे जैसे जैसे एक ही मीटिंग्स में हम आते रहते हैं, हम जैसा नास्तिक इंसान, मेरे जैसा नास्तिक इंसान विश्वास करने लग जाता है। शुरू में अपने से पावरफुल ताकत पे, बाद में जब वो श्रद्धा बनती है तो गॉड ऑफ आवर ओन अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, अपनी समझ का ईश्वर। ये आध्यात्मिक अनुभव नहीं है तो क्या है। लेकिन मेरे जैसा जो शराबी है, एकदम से उसको ये बात समझ में नहीं आती है कि उसने आध्यात्मिक अनुभव लेना शुरू कर दिया है, उसकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। वो बदलाव उसको नहीं दिखते, सबसे पहले वो उसके आसपास के लोगों को दिखते हैं। वो लोग बोलते भी है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ए में तो साला रोज ही ये बोलते हैं कि आध्यात्मिक प्रोग्राम है, स्पिरिचुअलिटी का प्रोग्राम है, आध्यात्मिक प्रगति की बातें हो रही है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की बातें हो रही है। मगर मैं तो इतने दिन हो गए, इतने महीने, इतने साल हो गए, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं आया ऐसा। लेकिन जब हम उस तरीके से सोचना हम शुरू करते हैं, जब हम दोस्तों उस दिशा में सोचना शुरू करते हैं, अपना निरीक्षण करना शुरू करते हैं, तब हमको दिखाई पड़ता है कि वो वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस तो हमने लेने शुरू कर दिए हैं, हमको होना शुरू हो गया है। हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमारे बारे में बोलते भी है कि यार तू तो पूरी तरीके से बदल चुका है, आजकल तू शराब नहीं पी रहा, शराब को ना बोलने की ताकत अंदर आ गई है, तेरी भाषा बदल चुकी है, घर के प्रति या और बाहर के लोगों के प्रति हम रिस्पॉन्सिबल बनते जा रहे हैं, हमारा जो सोचने का तरीका है या रिएक्ट करने का, प्रतिक्रिया देने का जो तरीका है, उसमें बदलाव आ रहा है। आज हम देखते हैं दोस्तों कि छोटी छोटी बात पे उलझने वाला इंसान, आज कई बार अचानक दोस्तों हम लोग, कोई बड़ी घटना भी हो गई तो हम रिएक्शन नहीं देते, गुस्से में गाली गलौज नहीं करते, कई बार हम नॉर्मल हो जाते हैं। हर चीज में गड़बड़ी करने वाला इंसान
हड़बड़ाहट में निर्णय लेने वाला इंसान आज कई बार हम सोच समझ के निर्णय लेते हैं। तो ये जो एक प्रकार का हमारी पर्सनैलिटी में जो चेंज आता है, जो बदलाव आता है, वही अल्कोहलिक्स एनोनिमस की लैंग्वेज में वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बोले गए हैं। जो कुछ कुछ शराबियों को हम जैसे अचानक हो जाते हैं, जैसे बिल डब्ल्यू और कुछ अन्य लोगों को हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये जो बदलाव है, ये जो आध्यात्मिक अनुभव है, वो दोस्तों धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे हमारे अंदर में वो बदलाव की प्रक्रिया होती है कि हमारे पुराने तौर तरीके, हमारे पुराने विचार, हमारी मानसिकता, हमारा स्वभाव, पुराने आइडियाज, इमोशंस, वो बदलने शुरू हो जाते हैं। और ये जो बदलाव है दोस्तों, यही हमारे अंदर में एक अवेयरनेस को लाता है। हम अंदर से और ज्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। हम ठीक तरीके से सोचने लगते हैं। हर काम विचार विमर्श से विचार पूर्वक करने लग जाते हैं। लोगों के प्रति, अपने आप के प्रति, जिंदगी के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आता है। और यही वो चीजें हैं, यही वो बदलाव है जो हमको दोस्तों अल्कोहलिज्म नाम की इस खतरनाक बीमारी से कहीं तो भी बचाए रखता है। अल्कोहलिक ऑब्सेशन से कहीं तो भी हमको दूर रखता है। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये सारी चीजें मुझे समझने को मिली, सीखने को मिली। और उसके लिए एक सबसे बड़ी जरूरी चीज वो है कि जो बिग बुक में बिल्कुल आखिरी में जो अपेंडिक्स जुड़े हुए हैं, उसमें जो सेकंड अपेंडिक्स है दोस्तों स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का, उसमें बहुत साफ तरीके से लिखा है दोस्तों कि जिस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस करती है, वो और कुछ नहीं दोस्तों, वो एक पर्सनैलिटी चेंज है। हमारी पर्सनैलिटी में जो बदलाव आता है 1 या 12 आध्यात्मिक तत्वों के माध्यम से, जैसे जैसे हम इन 12 कदमों को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पुराने तौर तरीके, हमारे पुराने विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। कहीं तो भी एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान गॉड सेंटर्ड होना शुरू होता है, कबूल करना शुरू करता है कि भाई ये दुनिया मैं नहीं चला रहा, इस दुनिया का मालिक मैं नहीं हूं, कोई तो भी मेरे से पावरफुल ताकत है जिसको मैं गॉड कहूं या गुड कहूं, वही इस दुनिया का संचालन करता है। और दोस्तों, जब मैं अपनी सेल्फ विल चलाने की बजाय गॉड विल चलाकर जीवन जीने की कोशिश करता हूं, तो मेरे अंदर में एक स्थिरता आती है, एक स्टेबिलिटी आती है, और मैं सेरेनिटी को भी पाता हूं। क्योंकि जब स्वीकार भाव अंदर से बढ़ता है दोस्तों, मैं अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हुए जीना शुरू करता हूं, तो जब जिंदगी में डे टू डे लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो समस्याएं परेशानी आती है, उनके प्रति मेरा रिएक्शन बिल्कुल बदल जाता है। मैं बहुत जल्दी परिस्थितियों को स्वीकार करने लग जाता हूँ। और यही वो चीजें हैं दोस्तों जो हमको अल्कोहल की तरफ ले जाने से बचाए रखती है। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी सेरेनिटी, आत्म शांति को, पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखने में कामयाब सिद्ध हो पाते हैं। और इसीलिए शायद कहा गया है दोस्तों, जो डॉक्टर कार्ल युंग ने भी कहा, कई सालों के बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना के बाद हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर कार्ल युंग को एक ग्रेटिट्यूड लेटर भेजा कि डॉक्टर, यदि आपने उस रोलैंड एच शराबी को ये रास्ता नहीं दिखाया होता तो आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस का भी निर्माण नहीं होता, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का निर्माण नहीं होता तो आज हम जैसे लाखों जो शराबी है, जो इस आध्यात्मिक मार्ग पे चल के एक नई जिंदगी जी रहे हैं, तो ये भी मुमकिन नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अल्कोहलिज्म बेसिकली एक आध्यात्मिक बीमारी है, और इस आध्यात्मिक बीमारी से बचने का एक ही रास्ता है, और वो है आध्यात्मिकता का रास्ता। स्पिरिचुअल मेलेडी है, उससे बचने के 12 जो उपकरण हमारे सामने में रखे हैं, वो भी आध्यात्मिक है।
स्पिरिचुअल टूल्स ऑफ रिकवरी। जब हम इन उपकरणों का अपनी जिंदगी में उपयोग करते हैं, हम हर आदमी, हर मेंबर कभी जल्दी कभी धीरे धीरे इन वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को अनुभव करता है, अपने अंदर में उस बदलाव को वो देख पाता है, और यही वो बदलाव है दोस्तों जो हमको सोबर रखता है और चित्त शांति भरी जिंदगी जीने में मदद करता है। थैंक यू।